नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में वंशवादी पार्टियां हैं, इसमें तो अब कोई दो राय है नहीं, सबके सामने है सब कुछ। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। जब वंश या परिवार और पार्टी एक हो जाए, उसके आगे की बात, तो दोनों का भविष्य भी एक हो जाता है। ये नहीं हो सकता है कि परिवार गिरे और पार्टी चलती रहे या पार्टी गिरे और परिवार चलता रहे। दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ जाता है। पार्टी गिरती है तो परिवार गिरता है, परिवार गिरता है तो पार्टी गिरती है। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब देश में और बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने 2004 से 2014 के बीच में पॉलिसी पैरालिसिस की बात बहुत सुनी कि नीतियों के स्तर पर लकवा मार गया था उस सरकार को। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कहने को थे, असली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी। तो अब आप देखिए, जो लोग केवल मनमोहन सिंह को उसमें देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, उनके नेतृत्व में सरकार थी, वो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। आप इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि उस सरकार की वास्तविक प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी, जिनके पास पद नहीं था लेकिन उनके पास अधिकार थे। मनमोहन सिंह के पास पद था लेकिन कोई अधिकार नहीं था। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इसलिए कि वो सोनिया गांधी की कठपुतली बनने को तैयार थे। तो कठपुतली बने रहे 10 साल तक, इसलिए प्रधानमंत्री बने रहे। सोनिया गांधी के लिए जवाबदेही से मुक्त होकर 10 साल तक इस देश का पर शासन करने का अधिकार मिल गया। यही वजह कि आप पिछले 25-26 साल का कांग्रेस का इतिहास देखें, जब से सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। तो उसके बाद से जो कुछ हो रहा था, लोगों को कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी में गिरावट दिख रही थी, लेकिन परिवार में गिरावट दिखाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि कभी पार्टी और कभी सरकार दीवार बनकर परिवार के सामने खड़ी थी। लेकिन ईंटें एक एक करके उस दीवार की निकल रही थी और अंदर से कमजोरी झांक रही थी। परिवार का गिरना दिखाई दे रहा था, लेकिन लोग देख नहीं रहे थे। उसको तात्कालिक समस्या बताकर टालने में लगे थे कि ये कोई जो है बड़ी समस्या नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। सोनिया गांधी सर्वे सर्वा थी, सर्वशक्तिमान थी, चाहे सरकार हो चाहे पार्टी हो। और अगर उनको और मिल गए होते 5 और 10 साल, तो इस देश को ईसाई राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जितनी ताकत थी उनकी 10 साल में उन्होंने लगा दी थी इस देश में ईसाइयों की संख्या बढ़ाने में। और बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे। तो उनके सलाहकारों ने बड़ी ही चतुराई से एक आवरण बनाया सोनिया गांधी के सामने कि वो कमज़ोर न दिखे, वो बहुत ताकतवर दिखे। पार्टी कमज़ोर हो रही, कोई बात नहीं। सरकार कमज़ोर हो रही, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सर्वोच्च अदालत से लेकर राजनीतिक क्षेत्र और आम जनता में उसकी थू-थू हो रही है, कोई बात नहीं। सोनिया गांधी मजबूत। ये जो है आवरण बना रहा 2014 तक। ये शीशे का आवरण था। जब ये शीशे का आवरण नरेंद्र मोदी नाम के पत्थर से टकराया तो चूर चूर हो गया। तो आप सोनिया गांधी का जो कार्यकाल है, वो पद पर नहीं रही, उससे मत आकिए। आप देखिए, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी तब से 2014 और 2014 से अब 2025 तक, इन सालों में देखिए कि आप सोनिया गांधी की, और मैं सोनिया गांधी कह रहा हूँ तो उसमें पूरा गांधी परिवार आ जाता है। तो उनकी स्थिति से पता चलेगा आपको कि कांग्रेस गिर रही थी, लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि परिवार भी गिर रहा है। परिवार नहीं गिर रहा है तो इसलिए मान लिया कि कांग्रेस भी नहीं गिर रही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का गिरना दिखाई देने लगा, आवरण जैसे ही वो हटा, वैसे ही परिवार की गिरावट भी दिखाई देने लगी। लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के एकमात्र नेता थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि मनमोहन सिंह इस देश के अब तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिनका सम्मान उनके मंत्रिमंडल के साथी भी नहीं करते। ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं हुआ, और होगा कभी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो सोनिया गांधी में ये क्षमता नहीं थी।
आज आप पीछे मुड़कर देखिए तो समझ में आएगा, सोनिया गांधी में एक क्षमता नहीं थी कि वो बड़ी लकीर खींच सके। वो दिल और दिमाग दोनों से बहुत बौनी है, बड़ी लकीर खींचने की उनमें क्षमता नहीं थी। तो क्या करती, उनको अपने को बड़ा दिखाना था, विराट रूप दिखाना था अपना। उनके सारे दरबारी इसी काम में लगे हुए थे। तो अब सवाल यह है कि अगर उनको विराट दिखाना है तो किसी को तो बौना दिखाना होगा। तो उसके लिए चुने गए भारत के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बार बार भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करके अपने को सर्वशक्तिमान दिखाती रही। कभी एसपीजी मनमोहन सिंह को पकड़कर पीछे कर देती है। विदेशी मेहमान जब मिलने आते थे, जिसका रोना आज राहुल गांधी रो रहे हैं, प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, उनको भूल गया प्रोटोकॉल कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन प्रमुखता मिलती थी सोनिया गांधी को, जो किसी सरकारी पद पर नहीं थी। पार्टी के अध्यक्ष का वहां कोई रोल नहीं था, सिवाय इसके कि जो विदेशी मेहमान आया है वो अगर मिलना चाहे तो वो भी मिल ले। मुलाकात प्रधानमंत्री और जो विदेशी मेहमान है उसके बीच होनी थी, बातचीत उन दोनों में होनी थी। लेकिन आप हर जगह कोई फोटो उठाकर देखिए 10 सालों का यूपीए की सरकार का, आपको फोटो देखकर ये समझ में आएगा कि भारत की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी है। मनमोहन सिंह उनके सहायक हैं या मंत्रिमंडल के साथी हैं या जो भी आप मानना चाहें। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में सोनिया गांधी के सामने कभी नजर नहीं आए। अब ये स्थिति थी, जो बात केवल फिर कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह व्यक्ति की नहीं थी, भारत के प्रधानमंत्री की थी। सोनिया गांधी ने 10 साल तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया, प्रधानमंत्री पद का अपमान किया, और हर मौके पर किया और सार्वजनिक रूप से किया। ऐसा भी नहीं है कि बंद कमरे में ऐसा हुआ हो। ये जो गिरावट थी, सोनिया गांधी इसको अपनी ताकत समझ रही थी। ताकत इसलिए समझ रही थी और समझने में बाकी लोग मदद कर रहे थे, और बाहर से लोगों को लग भी रहा था कि सरकार थी उस समय। तो पार्टी तो पृष्ठभूमि में चली गई, सरकार प्रमुखता से सामने थी और सरकार को चला रही थी सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह उनके सामने जो है हुक्म बजाने वाले अंदाज में हमेशा खड़े नजर आते थे। तो अगर भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री किसी के सामने झुका खड़ा हो, झुका क्या मतलब रीढ़ विहीन हो, तो सामने वाले का कद तो बड़ा दिखेगा ही। इसलिए 10 साल तक सोनिया गांधी बड़ी दिखती रही। कांग्रेस में कोई रीढ़ वाला नेता था नहीं। जो नेता थे उन्होंने या तो सरेंडर कर लिया, ज्वाइन कर लिया सोनिया गांधी को, या फिर सोनिया गांधी के खिलाफ जो खड़ा हुआ वो बाहर हो गया। यहाँ तक कि फिर कह रहा हूँ, भारत के एक दूसरे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उनका कद बड़ा था, उनकी हैसियत बड़ी थी, उनकी क्षमता बड़ी थी, उनकी योग्यता बड़ी थी। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह नहीं थे, उनके अंदर रीढ़ थी। इसलिए उस तरह का दृश्य आपको देखने को नहीं मिला जो 2004 से 2014 के बीच में देखने को मिला। वो 1991 से 1996 के बीच नहीं देखने को मिला। लेकिन 5 साल प्रधानमंत्री रहने के दौरान नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी परेशानी सोनिया गांधी थी। ये नटवर सिंह की किताब में बड़ा साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव किस तरह से परेशान थे। उनकी एक बात को फिर से उद्धृत कर रहा हूँ, चाहे मुझे लगता है शायद चौथी या 5वीं बार कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का फ़ोन जाता था 10 जनपद सोनिया गांधी से बात करने के लिए, उनको इंतज़ार कराया जाता था। आखिर में एक बार उन्होंने परेशान होकर कहा, जिसने फ़ोन उठाया था उससे कहा, उन्होंने कहा ये मुझे बुरा नहीं लगता लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। अब इससे ज़्यादा अपमान भारत के प्रधानमंत्री का क्या हो सकता है। एक महिला जिसकी कोई योग्यता नहीं, कोई क्षमता नहीं, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, कोई संगठन का अनुभव नहीं, कोई राजनीति का अनुभव नहीं, वो पीवी नरसिम्हा राव जैसे योग्य व्यक्ति जो हर दृष्टि से, चाहे आप उनकी शिक्षा के मामले में देखिए, चाहे उनकी राजनीतिक समझ, राजनीतिक अनुभव देखिए, प्रशासनिक क्षमता देखिए,
उनकी विदेशी मामलों की या दूसरे मामलों की समझ देखिए, अर्थशास्त्र की समझ देखिए। मनमोहन सिंह को बनाने वाले नरसिम्हा राव ही थे। उनको भी अपमानित करने में सोनिया गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो अब हालत ये हो गई कि सरकार रही नहीं। सरकार नहीं रही ये एक बात है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए ये हो गई है कि सरकार आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। उम्मीद नहीं दिख रही है तो गांधी परिवार की असली ताकत दिखाई दे रही है अब सबको। वो आवरण हट चुका है। वो सत्ता के दंभ से जो आवरण बना था वो चकनाचूर हो चुका है। इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस की बात तो पीछे चली गई। अब जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो पार्टी पैरालिसिस का दिखाई दे रहा है। आज सुबह ही मैंने वीडियो कर्नाटक पर बनाया था। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि पार्टी और परिवार दोनों लकवाग्रस्त हो गए हैं। कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, फैसला लेने की हिम्मत नहीं है, और फैसला ले हिम्मत करके तो उसको लागू करवाने की हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए कर्नाटक में ये नाटक हो रहा है। और आप एक एक करके देश के सारे राज्यों पर नज़र दौड़ा लीजिए, वहाँ कांग्रेस की हालत देख लीजिए। कोई भी राज्य ऐसा आप नहीं कह सकते कि यहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है या कांग्रेस की स्थिति और बेहतर होने वाली है। हर राज्य में सवाल यह है कि इससे ज़्यादा नीचे और कितना गिरेगी कांग्रेस। किसी राज्य में ये भी बात नहीं हो रही कि क्या ये गिरावट थम जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी नहीं, गांधी परिवार राजनीतिक निर्णय के मामले में और राजनीतिक शक्ति के मामले में लकवाग्रस्त हो चुका है। कोई फैसला लेने की हालत में नहीं है। और आप इंतज़ार कीजिए इन 5 राज्यों के चुनाव का, विधानसभा चुनाव का। कौन से 5 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी। इसके बाद ये लकवाग्रस्त संगठन और परिवार ये और विकराल रूप में आपको दिखाई देगा। तो जो सत्ता का विराट रूप देखा था आपने सोनिया गांधी का, पतन का विराट रूप दिखाई देगा। और उसके बाद के जो चुनाव हैं पूरी तरह से ये साबित कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे कि इस परिवार का न तो पार्टी पर कोई प्रभाव रहा, न देश के मतदाताओं पर कोई प्रभाव रहा। उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव होना है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से उनमें एक राज्य है पंजाब, जहां कांग्रेस सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, लेकिन उसकी वो उम्मीद पूरी होगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो धीरे धीरे राज्य दर राज्य कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। पहले कांग्रेस चुनाव हारती थी, सभी पार्टियां हारती हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर कांग्रेस डेसिमेट होने लगी, मटिया मेट होने लगी। अब तीसरी स्टेज आ गई है कांग्रेस के विलुप्त होने की। और आपको राज्य दर राज्य ये आने वाले समय में दिखाई देगा। ये 2029 का लोकसभा चुनाव आते आते किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी ये कहना मुश्किल है। आज संभावना लगती नहीं। किसी राज्य में कोई चमत्कार हो जाए तो बात दूसरी है। और जो कुछ कांग्रेस का बचा हुआ है वो राज्य के नेताओं के कारण बचा हुआ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कारण नहीं बचा है। इन लोगों ने तो मिलकर, तीनों ने मिलकर पार्टी को बर्बाद किया, खत्म किया है। अगर किसी को अपनी पार्टी को खत्म कराना हो तो इनकी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि पार्टी को कैसे खत्म किया जाता है। वो चाहे राजस्थान का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, पंजाब का मामला हो, और अब कर्नाटक का मामला देख लीजिए। और आने वाले दिनों में मान कर चलिए कि हिमाचल और तेलंगाना का मामला भी खुलने वाला, उनकी फाइल भी खुलने वाली है। तो सवाल पहले उठता था कि क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस सर्वाइव कर सकती है। अब सवाल ये है गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों कब खत्म होंगे। दोनों के सर्वाइवल की किसी को उम्मीद नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस की जो हालत है उसमें किसी सुधार की अगर आपको लगता है गुंजाइश है तो आप दुनिया के सबसे बड़े आशावादी हैं। मैं अपने को उसमें नहीं गिनता हूँ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।